Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have learnt about the Sikh and the next topic is the Marathas. The Maratha kingdom was another powerful kingdom to arise out of a sustained opposition to Mughal rule. Shivaji 1627 to 1680 carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families, Deshmukhs. Group of highly mobile peasant pastoralists means Kunbis provided the backbone of Maratha army. Shivaji used these forces to challenge the Mughals in the peninsula. After Shivaji's death, effective power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpavan Brahmanas who served Shivaji's successor as Peshwa, and Pune became the capital of the Maratha kingdom. Here students, in the Maratha kingdom जो था वो एक दूसरा पावरफुल रिलीजन किंगडम था जो मुगल रूल के अपोजिशन में खड़ा हुआ था. शिवाजी जो कि 1627 में आए थे और 1680 तक उन्होंने रूल किया, तो उन्होंने एक ऐसा स्टेबल किंगडम बना लिया था और उसमें जो वॉरियर फैमिलीज़ थी, जो पावरफुल फैमिलीज़ थी देशमुख, वो उनके सपोर्ट में थी. तो ऐसी हाई मोबाइल पीस एंड पेट्रोलाइज जो थे, उन्होंने मराठा आर्मी को एक बैकबोन प्रदान की, मीन्स रीढ़ की हड्डी का काम किया. शिवाजी ने यूज़ की फोर्स को चैलेंज करने के लिए मुगल्स को. शिवाजी की डेथ के बाद जो मराठा स्टेट की जो इफेक्टिव पावर थी वो विल्ड हो गई, वो भी चितपावन ब्राह्मण्स के द्वारा जो शिवाजी को सर्व करते थे एज ए सक्सेसर, एज अ पेशवाज. फिर पूना को उस समय पर मराठा किंगडम का कैपिटल बना लिया गया था. Now here students, under the Peshwas, the Maratha developed a very successful military organization. Their success lay in bypassing the fortified areas of the Mughals by raiding cities and by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcements could be easily disturbed. तो पेशवास के अंडर में मराठास ने सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो तैयार कर ली थी. वो जो मुगल्स के फोर्टिफाइड एरियाज़ थे उन्होंने उन सब में सक्सेस पा ली थी बाय रेडिंग सिटीज़ को रेड करके और बाय एंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरियाज़ वेयर देयर सप्लाई लाइंस एंड रेन इन्फोर्मेंट्स कुड बी ईजिली डिस्टर्ब, जहाँ से उनकी सप्लाईज को डिस्टर्ब किया जा सकता था. नाउ बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपैंडेड. 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ. उसने धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई. 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को जो पूरे दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी और साथ ही इस पूरे क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी का वसूलने का अधिकार भी उनको मिल गया था. नौ 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सेनाएं जो थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी. वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई थी. इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी थी. साम्राज्य के इस विस्तार ने उन्हें संसाधनों का भंडार तो दे दिया था, लेकिन इसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी. मराठों के सैन्य अभियानों के कारण जो बाकी के शासक थे वो उनके खिलाफ हो गए थे, जिसका परिणाम ये निकला कि मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में बाकी के अन्य शासकों में से कोई सहायता नहीं मिली थी. तो जो अंतहीन सैन्य अभियान थे उनके साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार कर ली थी. जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग करने लगते. कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया. इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके. 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्रों में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई. उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा. ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक
केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया व्यापार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। Now the next topic is the Jat. Like the other states, the Jat consolidated their power during the late 17th and 18th century under their leader Chauraman. They acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi, and by the 1680s they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra. For a while they became the virtual custodians of the city of Agra. अन्य राज्यों की तरह ही जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता को मजबूत किया। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया था। कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए थे। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्रों में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और अन्य सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला में जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गईं, जो कि हम चैप्टर 5 और 9 दोनों में पिक्चर नंबर 12 में देख सकते हैं। सो हियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ lesson number 10, 18th century and the cultural formation. So you have to read it once again and try to understand it.